अगले मध्यावधि चुनाव में आप देखिएगा, मुख्यमंत्री जी की पार्टी अगर खाता भी खोल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। 10 लाख क्या, तुम 20 लाख रोजगार लेकर जाओ, और जब वो रोजगार लेने आते हैं तो आप लाठी मार के भगाते हैं। हाथ में तिरंगा लेकर धरना कर रहे हैं और एडीएम उनको मार रहा है, उस एडीएम को बचाने में व्यस्त हैं। भैया क्यों नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से इतनी? क्यों नफरत है भैया कि तिरंगे का आप इस तरीके से आप अपमान करेंगे और जिस अधिकारी ने किया उसका आप संरक्षण करेंगे? ना सिर्फ देशद्रोह का मुकदमा बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर के भी चार्जेस उनके ऊपर लगने चाहिए। जिस बर्बरता से उस युवक को पीटा गया है भैया, आप उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे ना। लाठी अगर सर पे लगती, सर पूरी तरीके से फट जाता, आपने कसर तो कोई छोड़ी नहीं। बालों से कैसे घसीटा जब आप लोग कैमरा लेकर सामने थे। तो ये तमाम चीज़ों में भाई कम से कम इतना तो आप मानेंगे ना कि चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे भारी पड़ा। आज चिराग मॉडल की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी की ये हालत हो गई कि वो दर दर भटक रहे हो, लिटरली दर दर भटक रहे हैं। कभी इस दरवाजे पर मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दो, कभी उस दरवाजे पर मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दो। राजस्थान की घटना में जहां एक मटकी से महज पानी पीने की वजह से, और उसके बाद लीपापोती कैसे की जा रही है। अरे मटकी तो थी ही नहीं यहाँ पे कभी भैया। उसका भाई, जिस बच्चे का वहाँ पे निधन हुआ, इंद्र, उसका भाई 2 साल उससे बड़ा है, तीसरी का ये बच्चा था, 5वीं में वो पढ़ता है। वो बता रहे हैं कि भैया वहाँ पे मटकी रखी रहती थी, टीचरों के लिए होती थी। रातों रात वहाँ पे एक पानी का नल लगा दिया गया कि भैया इस नल से पानी पिया जाता है। अवसर मिले बराबरी के तो कोई किसी से कम नहीं है। जाति इसका आधार नहीं बन सकती। ये हर बार पिछड़ी, अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस बात को निरंतरता में साबित करके दिखाया। बधाई दीजिएगा सरकार को। भाई बधाई किस बात की दें? नेताओं का विश्वास मत हासिल करने से क्या लाभ जब जनता का विश्वास मत आप खो चुके हैं। भाई महत्वपूर्ण किसी भी राजनीतिक दल के लिए क्या है? नेताओं का विश्वास मत हासिल करना कि जनता का विश्वास मत हासिल करना। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से 2 साल पहले ही जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और अगर मैं गलत बोलता हूं तो टोकिए आप लोग मुझे। क्या मैं गलत बोलता हूं जब मैं इस बात को कहता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में जनता का विश्वास खो चुके थे? अगर नहीं खोए होते तो पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बनते, आधे से ज़्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव नहीं हारते। तो जो नेता, जो मुख्यमंत्री, जो राजनीतिक दल जनता का विश्वास मत खो चुका हो, आज वो भले जोड़ तोड़ कर सदन में विश्वास मत हासिल कर चुके हों, पर भैया अगली बार क्या? पिछली बार आपने जनादेश का अपमान किया था। जनता ने आपको चिराग मॉडल की वजह से जनता ने आपको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। इस बार पुनः आपने जनादेश का अपमान किया। अगले मध्यावधि चुनाव में आप देखिएगा, मुख्यमंत्री जी की पार्टी अगर खाता भी खोल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जो लोग इस बात को लेकर खुशी मना रहे हैं कि भैया हमने विश्वास मत हासिल कर लिया, हमने विश्वास मत, ना सिर्फ आपने जनता का विश्वास खोया हुआ है, आप घटक दलों का विश्वास भी आप नहीं जीत पाएंगे मुख्यमंत्री जी। जो बार बार आप पलटने का काम करते हैं। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए ऐसे शब्दों का उपयोग आपके लिए करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा बन गया। जिन्होंने पिछले 8 सालों में 4 गठबंधन बदले हों, 14 तक इनके साथ थे, 14 में एनडीए से अलग हुए, 15 में महागठबंधन में गए, 17 में फिर एनडीए में आए, अब 20 में फिर ये 22 में फिर ये महागठबंधन में चले गए। तो जिन्होंने पिछले 8 साल में 4 गठबंधन बदले हों, आप पे भरोसा कोई कैसे करे? आपके घटक दल भी कैसे करें? कल को मान लीजिए अगर आपको लेकर अगर ये चर्चा, ये सुगबुगाहट शुरू होती है कि भैया आप फिर एनडीए की तरफ आप देख रहे हैं, तो आप कैसे किसी को विश्वास दिलाइएगा कि मैं नहीं देख रहा हूँ? विधानसभा में खड़े होकर, लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर आपने शपथ खा ली, उस शपथ के आप नहीं टिके। आप जीरो टॉलरेंस करप्शन को बोलते हैं, जिसके ऊपर करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आप अलग हुए, उनके साथ आपने समझौता कर लिया। तो मुख्यमंत्री जो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जो जनता में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, वो अगर जोड़ तोड़ से सदन में विश्वास मत हासिल कर लेते हैं तो ऐसे नेता को बधाई देने का कोई औचित्य बचता नहीं है, पर एक औपचारिकता मात्र से सही उनको बधाई। सर आप पर भी थोड़ा टिप्पणी जो है वो कर दिए कि कोई मॉडल चल रहा था, उसी के तहत हम 43 पर पहुंचे। इशारों में नहीं, वो मानते हैं इस बात को।
और जब जब वो इस मॉडल का जिक्र करते हैं या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग मॉडल का जिक्र करते हैं, तब तब वो मुझे और मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को हमारी ताकत का एहसास दिलाते हैं। भाई कम से कम इतना तो आप मानेंगे ना कि चिराग मॉडल नीतीश मॉडल पे भारी पड़ा। आज चिराग मॉडल की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी की ये हालत हो गई कि वो दर दर भटक रहे हैं, लिटरली दर दर भटक रहे हैं। कभी इस दरवाजे पर मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दो, कभी उस दरवाजे पर मुझे मुख्यमंत्री बना रहने दो। मुख्यमंत्री बने रहने की लालसा में बहरहाल मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चिराग मॉडल भैया जन भावनाओं का प्रतीक था, उनका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा था, मुझे साथ मिला। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुख्यमंत्री हैं नहीं हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि आज जब बिहार को सबसे ज़्यादा एक सरकार, एक काबिल सरकार की ज़रूरत है, तो मेरे मुख्यमंत्री कभी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, कभी पुनः मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं, कभी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं, कभी अपने कानून मंत्री को वारंट से बचा रहे हैं, कभी अपने मंत्रियों जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ सरकारी बैठक कर रहे हैं उसके मामले को वो सुलझा रहे हैं, कभी जो देशभक्त युवा हैं बिहार के जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से हाथ में तिरंगा लेकर धरना कर रहे हैं और एडीएम उनको मार रहा है, उस एडीएम को बचाने में व्यस्त हैं। भैया ऐसे में बिहारियों की चिंता कौन कर रहा है? आज जब बिहार सुखाड़ से परेशान है, अलग अलग जिला अधिकारी डीएम आपको रिपोर्ट सौंप चुके हैं कि भैया सुखाड़ घोषित कीजिए, तो मेरे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? ये मुख्यमंत्री का खेल खेलने में ये व्यस्त हैं। तो ऐसे में बिहार या बिहारियों की चिंता कौन? मन से दावे करना, वादे करना बहुत आसान है मुख्यमंत्री जी। 10 लाख क्या तुम 20 लाख रोजगार लेकर जाओ, और जब वो रोजगार लेने आते हैं तो आप लाठी मार के भगाते हैं। किस तरीके से अनिशुल्क का आपने कान का पर्दा आपने फाड़ने का काम किया, किस तरीके से उसको बर्बरता से मैंने मांग की है। पार्टी की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि भैया जिस तरीके से अनिसुर रहमान जो एक बिहारी युवा अपने हक अपने अधिकार के लिए भैया 7वें चरण की भर्ती की वो मांग कर रहा था ना, और क्यों मांग कर रहा था? क्यों निकाली आप लोगों ने वैकेंसी? पिछले 3 साल से वैकेंसी निकाल कर भर्तियों को आप लटकाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों की का सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया, क्यों नहीं उनकी भर्ती आप निकाल रहे हैं भैया? और जब इसकी मांग को लेकर, वैसे 20 लाख रोजगार की आप बात करेंगे, पर इसकी मांग को लेकर जब वो लड़का और उनके तमाम साथी जब सड़क पर उतरे, किस बर्बरता से आपने पीटा, और उसके बाद आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती है। क्यों नहीं आपने अभी तक उस एडीएम के ऊपर कार्रवाई की? 24 घंटे के भीतर उस एडीएम को बर्खास्त होना चाहिए था, और ना सिर्फ बर्खास्त बल्कि देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए था। भैया तिरंगे के ऊपर आप लाठी चलाएंगे? ये वही तिरंगा है जो यूक्रेन में भारतीय छात्र जिस तिरंगे को दिखाकर उन्होंने सीमाएं पार की थी, बॉर्डर सुरक्षा की भावना ये तिरंगा उनको दे रहा था। ना सिर्फ भारतीय बल्कि दूसरे देशों के भी लोग तिरंगे को दिखा कर बॉर्डर पार कर रहे थे, सुरक्षा की भावना थी। और हमारे ही प्रदेश में सुरक्षा की भावना नहीं है। तिरंगा हाथ में होने के बावजूद जिस बर्बरता से पीटा गया, क्यों नफरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तिरंगे से इतनी? क्यों नफरत है भैया कि तिरंगे का आप इस तरीके से आप अपमान करेंगे, और जिस अधिकारी ने किया उसका आप संरक्षण करेंगे? ना सिर्फ देशद्रोह का मुकदमा बल्कि अटेम्प्ट टू मर्डर के भी चार्जेस उनके ऊपर लगने चाहिए। जिस बर्बरता से उस युवक को पीटा गया है भैया, आप उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे ना। लाठी अगर सर पे लगती, सर पूरी तरीके से फट जाता, आपने कसर तो कोई छोड़ी नहीं। बालों से कैसे घसीटा जब आप लोग कैमरा लेकर सामने थे। तो ये तमाम चीज़ों में कहने का मेरा औचित्य बस इतना ही है कि भैया बिहारी कहाँ है भैया? आप तो बिजी हैं अपनी सरकार बनाने में। ऐसे में बिहार या बिहारियों की चिंता, कल हम लोग गए थे दरभंगा, ना सिर्फ उस लड़के से मिले अररिया में भैया, एक छोटी सी दलित बच्ची, 12 साल की बच्ची, किस बर्बरता से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कल्पना कर सकते हैं 11-12 साल की बच्ची, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी, उस बच्ची का भविष्य अब क्या रह जाएगा। जिस तरीके से भेदभाव होता है, और हमारे समाज की कहीं ना कहीं एक गलत परंपरा है कि आप विक्टिम को ही आप एक्यूज की तरह देखने लगते हैं। उसमें दोषी वो बच्ची नहीं है, दोषी वो लोग हैं जिन्होंने ये ऐसा दुष्कर्म किया। और अभी तक गिरफ्तारी के नाम पे क्या महज 2 लोग, 5 लोगों ने किया, 2 लोग गिरफ्तार हुए, बाकी 3 कहाँ हैं और मुख्य आरोपी कहाँ है किसी को नहीं पता। तो कहाँ है भैया न्याय प्रणाली? चौकीदारों की हत्या की जा रही है एक के बाद एक। अभी हम लोग गए थे खगड़िया में, जय नारायण पासवान, उनकी हत्या कर दी गई। विक्रम हम लोग गए थे, वहाँ पे हत्या कर दी गई। टारगेट किलिंग हो रही है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, गरीब, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों के साथ। और ऐसे में उनकी आवाज़ सुनने वाला आज की तारीख में कोई बचा नहीं है।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फुर्सत नहीं है अपने मुख्यमंत्री पद को बचाने के ये अलावा। तो पूरे देश में चल रहा है सर, आप गुजरात भी गए हुए थे, राजस्थान। राजस्थान में भी मैं गया था। जिस तरीके से अनुसूचित समाज को लेकर ये धारणा कहीं ना कहीं बांधी जा रही है कि भैया इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है, इनका संरक्षण करने वाला कोई नहीं है, और ये ऐसे ही नेता हैं जो अपने अपने राज्यों में ऐसी घटनाओं को श्रेय देते हैं। राजस्थान की घटना में जहां एक मटकी से महज पानी पीने की वजह से, और उसके बाद लीपापोती कैसे की जा रही है, अरे मटकी तो थी ही नहीं यहाँ पे कभी। भैया उसका भाई, जिस बच्चे का वहाँ पे निधन हुआ इंद्र, उसका भाई 2 साल उससे बड़ा है, तीसरी का ये बच्चा था, 5वीं में वो पढ़ता है, वो बता रहे हैं कि भैया वहाँ पे मटकी रखी रहती थी, टीचरों के लिए होती थी, रातों रात वहाँ पे एक पानी का नल लगा दिया गया कि भैया इस नल से पानी पिया जाता है। मेरी उप मुख्यमंत्री से वहाँ पे बात हुई, सचिन पायलट जी से, मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, उनसे मैंने इस बात का जिक्र किया, जानकारी में है उनके ये विषय। इस बात को भी वो मानते हैं कि हाँ भैया कहीं ना कहीं इसमें संभवतः प्रशासन के स्तर पर या ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा लीपापोती का भी प्रयास किया जा रहा है। तो जिस तरीके से इस समाज की घटनाएं घटती हैं और उसके बाद न्याय मिलना तो दूर, उसी की लीपापोती कर कर उन्हीं लोगों को ही आरोपी सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, ये गलत है। और इसी के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ती रही थी, लड़ती रहेगी, और मरते दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। अंतिम सवाल सर, रामविलास पासवान जी ने मंडल कमीशन के लिए बहुत काम किया था, आज बीपी मंडल साहब का जयंती है, क्या कहिएगा आप, कार्यक्रम उस पर मना रहे हैं नहीं? नहीं, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं भैया। और जिस तरीके से बीपी मंडल जी की जयंती, भाई बीपी मंडल जी ने जिस तरीके से समाज के एक बड़े वर्ग मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, कार्य किया, यकीनन हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब वीपी सिंह जी की सरकार में वो श्रम एवं कल्याण मंत्री थे, मंडल कमीशन को एक इतना महत्वपूर्ण कदम, मुझे लगता है एक बड़े समाज जो कि पिछड़ा वर्ग से आता है उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए सबसे बड़े कदमों में से, सबसे बड़े प्रयासों में से एक ये प्रयास था। उसके लिए हम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का यकीनन हम लोग साधुवाद करते हैं, उनका हम लोग धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करवाया, और ना सिर्फ लागू करवाया, मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने तक वो इस लड़ाई को वो लड़ते रहे। तो यकीनन आज के इस दिन हम अपनी तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से बीपी मंडल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, और उनके विचार जीवित रहें, जनता तक आगे पहुँचे, जनता में जिस समानता के भाव के साथ वो सामने आए कि सबको बराबरी का हक मिले, बराबरी का सम्मान मिले, बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हमारे यहाँ दिक्कत यही होती है कि भैया वो अवसर ही नहीं मिलते। अवसर मिले बराबरी के तो कोई किसी से कम नहीं है, जाति इसका आधार नहीं बन सकती। ये हर बार पिछड़ी, अनुसूचित जाति, जनजाति, शोषित वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों ने इस बात को निरंतरता में साबित करके दिखाया।